हेलो, हाय एवरीवन। आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम कॉलोनोस्कोपी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज मेरे आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला खराब है, जिस वजह से आपको कुछ आवाज़ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम समय में देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलोनोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। कॉलोनोस्कोपी आखिर होता क्या है? तो कॉलोनोस्कोपी जो है, इसमें क्या करते हैं, कॉलन कॉलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, और स्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन बाय स्कोप, मतलब कॉलन को, अंदर के जो एरिया को देखने की प्रक्रिया को स्कोप के द्वारा क्या कहते हैं, कॉलोनोस्कोपी कहते हैं। कॉलन के अंदर के एरिया को स्कोप के द्वारा देखने की प्रक्रिया को कॉलोनोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलोनोस्कोपी मतलब कॉलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? तो मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन बता देता हूं कि बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत का जो साइज है, ये 6 फीट लगभग लंबी होती है और 3 इंच करीब चौड़ी होती है। ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई तो कम होती है बड़ी आंत से, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है छोटी आंत से। ठीक है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। फिर आप दोस्तों कहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी आंत का डायमीटर कम होता है और बड़ी आंत का डायमीटर ज्यादा होता है। छोटी आंत की लंबाई करीब 18 से 22 फीट के आसपास होती है, 20 फीट भी होती है, 18 फीट भी लगभग में। इसकी जितनी भी जो इंटेस्टाइन की लंबाई है लगभग में होती है, करीब 20 फीट के आसपास जो है आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है। और इसकी जो लंबाई है लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई करीब होती है 6 फीट। ठीक है, 3 इंच चौड़ी करीब होती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, जो आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखा रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है, इसमें आपको दिखाई देता होगा कि ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलन। एक होगा इस तरह से, जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो होता है ट्रांसवर्स कॉलन। नीचे की तरफ आएगा, क्या हो गया, डिसेंडिंग कॉलन। इसमें पार्ट होते हैं कॉलन के। ठीक है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। ये डायग्राम में आपको दिखाई देता होगा। नीचे की तरफ एस शेप में जो मुड़ी हुई संरचना है इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, कॉलन की, उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, उसे कहेंगे सिग्मोइड कॉलन। और उसके नीचे आता है रेक्टम और उसके नीचे आता है एनस। तो कॉलम जो है इतने पार्टों में डिवाइड होती है। कॉलम के अंदर हम स्कोप डाल के, फाइब्रोऑप्टिक स्कोप डाल के देखते हैं कि कहीं पर कोई किसी प्रकार का इंजरी तो अंदर नहीं हुई, कोई इसमें जो है कोलाइटिस तो नहीं हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो अंदर नहीं है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए क्या करते हैं, कॉलोनोस्कोपी करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स इसको रिकमेंडेड करते हैं जब जरूरत पड़ती है। जैसे कई बार बहुत लंबे समय से किसी को ब्लीडिंग हो रही है स्टूल के साथ में, और या फिर वैसे भी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल कोई ब्लीडिंग है, तो उसको देखने के लिए कॉलोनोस्कोपी करते हैं। ठीक है, तो कॉलोनोस्कोपी के बारे में, जैसे मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा था कि इसके अंदर जो है स्कोप के थ्रू हम जब देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉलोनोस्कोपी कहते हैं। फाइब्रोऑप्टिक स्कोप से देखते हैं। कॉलोनोस्कोप जो होता है, फाइब्रोऑप्टिक कॉलोनोस्कोप जो होता है, उसके थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम देखते हैं, उसे कॉलोनोस्कोपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इंडिकेशन की कि कॉलोनोस्कोपी किन किन इंडिकेशंस में करते हैं। ये इंडिकेशन जो है, इंडिकेशन में जिस नंबर 1 पे ये आता है क्या, लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या होता है, मतलब कॉलन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उसके नीचे हिस्से से या लार्ज इंटेस्टाइन से किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है। जैसे जो स्टूल के साथ में ब्लीडिंग होती है, स्टूल जैसे स्टूल क्या होता है, पोटी। ठीक है, लैट्रिन करते समय किसी को कोई ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में कोई ब्लीडिंग होती है, या ऑल्टरनेट लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, कॉलोनोस्कोपी की जाती है कि आखिर ये ब्लीडिंग हो क्यों रही है। अब अंदर इस कॉलोनोस्कोप, जो फाइब्रोऑप्टिक कॉलोनोस्कोप होता है, उसको डालकर एनएस के थ्रू कॉलोनोस्कोप को डालते हैं, एनएस के थ्रू कॉलोनोस्कोप डालते हैं कॉलन में, और फिर उसको चेक करते हैं कि अंदर आखिर समस्या क्या है, क्यों ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से नंबर 2 पे जो है ट्यूमर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब कोई ट्यूमर है या क्या है ये अंदर तभी पता लगेगा कॉलोनोस्कोप
डाल के ही, ठीक है। जब कॉलोनोस्कोपी उसका प्रोसीजर किया जाएगा तभी पता लगेगा कि कॉलोनोस्कोपी डालने के बाद पता लगेगा कि आंखें अंदर है क्या, ट्यूमर है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई पॉलिप है, ठीक है, या डायवर्टिकुलम कुछ बना हुआ है, क्या है ना। कॉलोनोस्कोपी करने के बाद ही पता लगेगा। तो जैसे कि बात करते हैं नंबर 3 पे, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को पेट में ऐंठन बहुत ज्यादा लंबे समय से हो रही है, दर्द हो रहा है, या कंटिन्यू पोटी के उसको बार बार जाना पड़ता है, डायरिया की तरह से हो जाती है, प्रॉब्लम बार बार जा रहा है, लंबे समय से समस्या है और ठीक होने में दवाइयों से नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो होता है, जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होते हैं, वो उसको कॉलोनोस्कोपी करके चेक करते हैं कि इसको मेडिसिन से फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्या है, ठीक है। अब अंदर किसी प्रकार का पॉलिप मिलता है या कोई ग्रोथ मिलती है, ओवर ग्रोथ मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बायोप्सी फोर्सेप की सहायता से, जो कॉलोनोस्कोप, फाइब्रोप्टिक कॉलोनोस्कोप जो होता है डाल रखा होता है, उसकी सहायता से, बायोप्सी फोर्सेप की सहायता से, क्या उसके थ्रू जाते हैं हम, उसमें चैनल बने हुए होते हैं फाइब्रोप्टिक कॉलोनोस्कोप में, तो उसकी सहायता से जब जाते हैं तो अंदर से उसमें मांस का टुकड़ा ले लेते हैं। एक मांस का छोटा सा टुकड़ा लिया बायोप्सी के लिए, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसको साइटोलॉजी के लिए भेज देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करते हैं इसके जो इसमें है क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करने होंगे और क्या प्रोसीजर होता है, कब कॉलोनोस्कोपी के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि गाइस ये इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, नंबर 1 पे कॉलोनोस्कोप। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कॉलोनोस्कोप होता कैसा है, फाइब्रोप्टिक कॉलोनोस्कोप। हम बात करते हैं कि फाइब्रोप्टिक कॉलोनोस्कोप एक अलग होता है, मेटल में आता है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं फाइब्रोप्टिक कॉलोनोस्कोप के बारे में, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे बहुत आसानी होती है कॉलोनोस्कोपी करने में, जांच करने में, क्योंकि इसमें कई तरह के चैनल भी होते हैं, दिखाई देता है इसमें मल्टी चैनल होते हैं, कई तरह के इसमें फंक्शन दिए होते हैं और आसानी से इसको बेंड किया जा सकता है। हमारे जो वहां से क्या होता है, मैनेज करते हैं, ठीक है, हैंड में जो कैमरा होता है उसे मैनेज कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो कॉलोनोस्कोप के बाद बात करते हैं टिश्यू पेपर का। कॉलोनोस्कोप को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का होना भी आवश्यक है ना फ्रेंड्स। तो ये बात करें टिश्यू पेपर। नंबर 3 पे क्या है, बायोप्सी फोर्सेप। बायोप्सी फोर्सेप क्यों होना चाहिए, बायोप्सी फोर्सेप इसलिए होना चाहिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसका डायग्राम, ये इसलिए होना चाहिए कि इसकी सहायता से, कॉलोनोस्कोप की सहायता से हम अंदर डालेंगे और हमें विजुअल जो दिखाई देगा, अंदर कोई ग्रोथ होगी, अगर किसी प्रकार की कोई ग्रोथ है या कोलाइटिस है, हमें उसकी जांच करानी है, तो उसमें से छोटा सा मांस का टुकड़ा लेके हम उसको उसमें 10% फॉर्मलिन में की डाल के रख देंगे और उसे लैब के लिए भेज देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बात करते हैं ग्लव्स के। ग्लव्स बहुत जरूरी होना, ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो ऐसा तो है नहीं, अनस्टेरिलाइज प्रोसीजर थोड़े करना है, स्टेरिलिटी तरीके से करना है और अच्छे से करना है, तो और हम भी उसमें हाइजीन भी मेंटेन होती है, तो इसलिए प्रोसीजर तो ग्लव्स पहन के ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्लव्स होना भी जरूरी है। ऐसे फॉर्मलिन 10%, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी बायोप्सी की, अगर बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है, बायोप्सी करना जरूरी होता है, डॉक्टर कहता है बायोप्सी करना, तो वहां पर 10% फॉर्मलिन की बॉटल होगी, तो आसानी से उस समय तुरंत के तुरंत हम लेंगे और उसमें यूज कर सकते हैं 10% बॉटल को, और बायोप्सी उसमें रख सकते हैं, कोई जो मांस का टुकड़ा निकाला है उसमें डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं टब विद वाटर। एक टब में पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ताकि आराम से कॉलोनोस्कोप को हम साफ कर सकें, ठीक है, आराम से सफाई कर सकें उसको, ठीक है। बीच में बात करते हैं प्रोक्टोस्कोप की। पहले क्या है, कॉलोनोस्कोपी करने से पहले प्रोक्टोस्कोपी डॉक्टर्स करते हैं, चेक करते हैं प्रोक्टोस्कोपी करके, ठीक है, प्रोक्टोस्कोप से, ताकि कोई जो एक्सटर्नल पे है वहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर करने की आवश्यकता नहीं हो, कई बार ब्लीडिंग जो है एक्सटर्नल ना हो, है ना, तो इसलिए प्रोक्टोस्कोप भी होना जरूरी है, या उसकी सहायता से कॉलोनोस्कोप डालने में भी आसानी हो जाती है। आगे बात करते हैं लॉक्स 2% जेली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे लुब्रिकेंट भी हो जाता है और थोड़ा सुन्न भी हो जाता है, तो पेनफुल नहीं होगी जांच, बहुत आराम से हो जाएगी, तो विदाउट पेन काम किसी का हो तो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए लॉक्स 2% जेली का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं इसके प्रोसीजर की और प्रिपरेशन की, कि क्या कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है कॉलोनोस्कोपी के बारे में, और क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर की, तो वो क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 पे जैसे कि मैंने लिखा है, ये फीकल मटेरियल इवैक्यूएटेड, मतलब बिल्कुल जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलन है, बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फीकल मटेरियल
नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी स्टूल उसमें थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ताकि आसानी से विजुअलाइजेशन हो सके स्कोप के थ्रू और देखने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं, द प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम 3 to 5 days बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले 3 से 5 दिन पहले से उसको क्या करते हैं, बहुत हल्की डाइट देते हैं और उसको कुछ मेडिकेशन अलाउड करते हैं, जिससे कि उसकी इंटेस्टाइन अच्छे से साफ हो सके, ठीक है, और अच्छे से क्लीन हो सके, कॉलन में किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। अगले बात करते हैं, ए लो रेजिडुअल डाइट इज फॉलोड बाय थर्ड डे। मतलब तीसरे दिन क्या है, लो रेजिडुअल डाइट, मतलब बहुत ही हल्की डाइट लेनी है, ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, जिससे कि कॉलन भरी रहे, कॉलन बिल्कुल खाली चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। अगले बात करते हैं कि ओनली क्लियर फ्लूइड आर गिवन टू क्लाइंट ऑन द डे ऑफ कॉलोनोस्कोपी। मतलब जिस दिन कॉलोनोस्कोपी होगी उस दिन ओनली क्लियर फ्लूइड्स लेना है, लिक्विड डाइट लेनी है, प्रॉपर कोई उसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्ट जो हार्ड डाइट नहीं लेनी है, हैवी डाइट नहीं लेनी है, ओनली क्लियर फ्लूइड, ओनली पानी, ठीक है, या जूस, ठीक है। अगली बात करते हैं नंबर 5 में, मेक श्योर दैट द बॉवल इज कंप्लीटली एम्प्टी बिफोर सेंडिंग द क्लाइंट टू द एग्जामिनेशन रूम। मतलब जिस समय हम एंडोस्कोपी के लिए, कॉलोनोस्कोपी के लिए उसे एंडोस्कोपिक रूम में भेजेंगे, उस समय उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली जो कॉलन है एम्प्टी होनी चाहिए, श्योर होना चाहिए इस चीज से कि उसको जो कॉलन है वो बिल्कुल खाली है। उसको क्या करते हैं, इसके लिए हम एनीमा भी देते हैं, एनीमा भी देते हैं कॉलन खाली करने के लिए, बिल्कुल कॉलन खाली होनी चाहिए, उसे एनीमा लगाया जाता है, उसके बाद ही कॉलोनोस्कोपी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम कि इसमें क्या प्रीमेडिकेशंस दी जाती हैं। बात करते हैं प्रीमेडिकेशन की, तो प्रीमेडिकेशन वैसे दी जाती है जैसे कि सेम उसमें जनरल एनेस्थीसिया में दिए जाते हैं, उसी तरह से प्रीमेडिकेशन इसमें भी देते हैं। ठीक है, ऐसे उसमें नंबर 6 पे क्या है कि उसमें एनीमा एंड बॉबल वॉश आर गिवन। मतलब आपको ये बॉबल वॉश होनी बहुत जरूरी है और एनीमा भी देते हैं, उससे बॉबल वॉश हो जाती है, धुल जाती है अच्छे से और कॉलोनोस्कोपी करने में आसानी होती है और अंदर अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाता है कॉलोनोस्कोप के थ्रू। ठीक है गाइस, तो अगले बात करते हैं इसमें प्रीमेडिकेशन की। तो प्रीमेडिकेशन एंड एनाल्जेसिया टू प्रमोट कंप्लीट रिलैक्सेशन इन द सच केसेस। ठीक है, जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इसकी पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें क्या है, हम एनाल्जेसिक कोई भी यूज कर सकते हैं, पेन किलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीमेडिकेशन में आपका हो गया जैसे इंजेक्शन रानिटिडीन हो गया, ठीक है, और इंजेक्शन मेटोक्लोप्रोमाइड हो गया, मतलब पेरिनोम, एसिलॉक पेरिनोम की बात करते हैं, वो प्रीमेडिकेशन हम यूज करते हैं, देते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कॉलोनोस्कोपी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगला वीडियो भी हम बहुत जल्द से जल्द लेकर आएंगे गाइस। और हमारे चैनल को, मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो हमारा मिल सके। ओके गाइस, बाय बाय।